हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है न्यायिक सक्रियता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। तो भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में देखें तो न्यायिक सक्रियता मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय है। मतलब ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिकों में रहता है। फिर बात करें न्यायिक सक्रियता का अर्थ और इसका उद्भव क्या है। तो न्यायिक सक्रियता का वो स्थिति होती है कि न्यायिक सक्रियता वो स्थिति होती है जब न्यायपालिका मतलब जुडिशरी अपने केवल कानूनों की व्याख्या करने तक सीमित नहीं रहती है। पहले क्या है, हमारी न्यायपालिका क्या करती थी, हमारी विधायिका के द्वारा जो पारित किए गए कानून थे उनकी व्याख्या करने का काम करती थी। लेकिन इस मामले में न्यायिक सक्रियता के मामले में जुडिशरी या फिर न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या करने तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि हमारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रोएक्टिव भूमिका निभाती है। क्या करती है? प्रोएक्टिव भूमिका निभाती है। अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1947 में, जो न्यायिक सक्रियता शब्द है, तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अमेरिकी इतिहासकार ऑर्थर स्लेंग्स जूनियर। क्या हमारे ऑर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने किया था? कब? 1947 में, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और भारत में इसे 1970 के दशक में अपनाया था। तब 1970 के दशक के अंत में इसे अपनाया गया था। अब हम देखेंगे न्यायिक सक्रियता की। तो न्यायिक सक्रियता को उनके प्रभाव के आधार पे, किसके आधार पे? उनके प्रभाव के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक तो सकारात्मक न्यायिक सक्रियता और एक होती है नकारात्मक न्यायिक सक्रियता। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव जुडिशियल एक्टिविज्म और दूसरा नेगेटिव जुडिशियल एक्टिविज्म। तो पहला देखेंगे सकारात्मक न्यायिक सक्रियता। तो जब न्यायपालिका समाज के जो वंचित और शोषित वर्ग है या समाज के जो वंचित और शोषित वर्ग है उनको न्याय दिलाने के लिए अपनी पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ के काम करती है। क्या अपनी पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ के काम करती है? तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। कौन सा? कोई भी सकारात्मक न्यायिक सक्रियता कहेंगे। जैसे जैसे पारंपरिक नियमों का टूटना। पारंपरिक नियमों को तोड़ने की बात करें, जैसे लोकस स्टेंडी में बदलाव करना कहते हैं। तो पहले अदालत में लोकस स्टेंडी का कड़ा नियम लागू होता था। कौन सा? लोकस स्टेंडी का कड़ा नियम लागू होता था। इसका मतलब ये था कि जिस व्यक्ति के अधिकारों को हनन हुआ है, क्या जिस व्यक्ति के अधिकार को हनन हुआ है, केवल वही अदालत का दरवाजा खटखटा सकता था। क्या जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वही व्यक्ति क्या कर सकता था? अदालत का दरवाजा खटखटा सकता था। लेकिन जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस बी आर कृष्णन अय्यर, क्या जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर ने इस नियम को शिथिल कर दिया, इसको थोड़ा आराम दे दिया, ठंडा कर दिया और जनहित याचिका मतलब PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत की। दो जज थे, कौन कौन से? एक बार वापस बता दे, PN भगवती और जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर। अब कोई भी जागरूक नागरिक या फिर एनजीओ, कोई भी जागरूक नागरिक या फिर एनजीओ किसी गरीब या शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए याचिका दायर कर सकता है। पहले केवल उसी व्यक्ति को यह अधिकार था जिसके अधिकारों को हनन हुआ है। यहाँ तक कि एक साधारण पोस्ट कार्ड के जरिए, यहाँ तक कि एक साधारण पोस्ट कार्ड के जरिए अखबार की कटिंग को भी याचिका मान लिया जा सकता। तो इसे एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन कह सकते हैं। आप इसे कहते हैं एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं, मतलब एक अखबार की कटिंग को या पोस्ट कार्ड को भी याचिका मान लेना। बात करें महत्वपूर्ण ऐसे ऐतिहासिक कौन कौन से विवाद हुए थे, लैंडमार्क केसेस की बात करें इसके जरिए, तो हमारे हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य जो 1979 के अंदर था उसकी बात करें तो वकील थी हमारे कौन? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। क्या वकील कौन थी हमारे? पुष्पा कपिला हिंगोरानी, जिन्हें PIL की जननी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया? बिहार की जेलों में सालों से बिना सुनवाई के बंद कैदियों की दुर्दशा पे केस लड़ा था। किस पे केस लड़ा था? बिहार की जेलों में सालों से बिना सुनवाई के बंद कैदी हैं उनकी दुर्दशा पे केस लड़ा था। बात करें, और इस केस के कारण लगभग 40,000 कैदियों को रिहा किया गया था, जो अपने अपराध की अधिकतम सजा से ज्यादा समय तक जेल में रह चुके थे। मतलब उनके अपराध की अधिकतम जितनी भी सजा हो सकती थी, उससे ज़्यादा समय तो उन्होंने जेल में ही काट लिया था। तो ऐसे 40,000 कैदियों को रिहा किया गया था। कौन थी हमारी? पुष्पा कपिला हिंगुरानी, जिन्हें PIL की जननी कहा जाता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आती है विशाखा गाइडलाइंस। तो भंवरी देवी केस जो आपको पहले से पता होगा, तो देवी केस जो राजस्थान में सातिन के रूप में काम करती थी। सातिन मतलब आशा बहन जी, तो हमारे सातिन के रूप में काम करती थी। उनके सामूहिक बलात्कार के मामले के बाद कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, क्या कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा दिशा निर्देश जारी किए थे। खास बात देखें तो कोर्ट ने यह कदम इसलिए उठाया था, क्यों? क्योंकि उस समय देश में इस विषय पर कोई कानून नहीं था, इसलिए इसे सक्रिय हमारे
सक्रियता कहेंगे, न्यायिक सक्रियता कहेंगे, जुडिशियल एक्टिविज़्म कहेंगे, सकारात्मक। बात करें ये गाइडलाइंस तब तक कानून की तरह लागू रही जब तक संसद ने 2013 में पोष एक लागू नहीं कर दिया। तो आप देख सकते हैं 1997 में हमारे विशाखा गाइडलाइंस आई थी और उसके लगभग 16 साल बाद हमारे संसद ने कानून बनाया था। इसीलिए हमारे क्या न्यायपालिका को हमारे सक्रिय सक्रियता दिखानी ज़रूरी होती है। फिर एमसी मेहता वाद की बात करते हैं। एमसी मेहता एक पर्यावरण वकील थे। क्या थे? एक पर्यावरण वकील थे। उनके मुकदमों के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले जो उद्योग हैं, उन पे सख्त कार्रवाई की थी। जैसे ताजमहल को बचाने के लिए हमारे ट्रेपेजियम ज़ोन का निर्माण करना, गंगा सफाई अभियान, तो ये हमारे बहुत सारे ऐसे अभियान थे, जो हमारे किसकी वजह से हुए थे? एमसी मेहता की वजह से। तो ये तो हमारी क्या सकारात्मक न्यायिक सक्रियता थी, मतलब अच्छे काम करने के लिए, मतलब किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए। अब आते हैं मेरे नकारात्मक न्यायिक सक्रियता, मतलब किसी चीज को बंद करने के लिए जो सक्रियता दिखाई जाती है, जिसे न्यायिक अतिरेक कहते हैं, जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। तो संविधान ने सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया है। क्या हमारे संविधान ने क्या किया? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों के बीच में क्या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया है। जब न्यायपालिका अपनी सीमाएं लांघ करके क्या है, जब न्यायपालिका अपनी सीमाएं लांघ करके विधायिका मतलब कानून बनाना और कार्यपालिका मतलब प्रशासन चलाना के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप करने लगती है। क्या कहती है? आप इसे याद रखें कि जब न्यायपालिका अपनी सीमाओं को लांघ करके विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप करने लगती है, विधायिका के कार्य जैसे कानून बनाने लगती है, हमारे क्या न्यायपालिका ही कानून बनाने लग जाए या फिर कार्यपालिका की तरह प्रशासन चलाने लग जाए, तो इसे न्यायिक अतिरेक या जुडिशियल ओवररीच कहेंगे। अब न्यायपालिका के द्वारा विधायिका मतलब संसद की शक्तियों में किस तरह से हस्तक्षेप किया गया है, उनकी बात करें तो अनुच्छेद 21 का विस्तार करके, तो संविधान निर्माताओं ने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये शब्द रखा गया है। क्या? हमारे संविधान निर्माताओं ने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द रखा है, लेकिन मेनका गांधी वाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी संविधान के सिद्धांत विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लागू किया है। जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू नहीं किया था, बल्कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लागू किया था, जिससे कोर्ट को किसी भी कानून की तार्किकता जांचने की असीमित शक्ति मिल जाती है। क्या? कोर्ट को क्या हमारे किसी भी कानून की तार्किकता जांचने करने की असीमित शक्ति मिल जाती है। फिर कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो अनुच्छेद 124 में, इसमें अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन 3 जजेस केस के जरिए कोर्ट ने खुद ही कॉलेजियम प्रणाली का निर्माण कर लिया, जिसका संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फिर बुनियादी ढांचे की बात करें तो केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, तो उस केस में कोर्ट ने ये नियम बना दिया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। संसद क्या हमारे संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, और ये मूल ढांचा क्या होगा ये कोर्ट खुद समय समय पर डिसाइड करता रहेगा। ये भी हमारे संविधान में कहीं भी कोई भी डिसाइड नहीं किया गया कि मूल ढांचा क्या होगा, जबकि मूल ढांचे की परिभाषा कोर्ट खुद ही देगा। न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका मतलब सरकार के प्रशासनिक कार्यों में कौन-कौन से हस्तक्षेप किए गए? ये तो हमने विधायिका के कार्य देखे। अब हम देखें कार्यपालिका के कौन-कौन से कार्यों में हस्तक्षेप है। जैसे बीसीसीआई में सुधार करना, तो क्रिकेट बोर्ड के प्रशासन को सुधारने के लिए लोढ़ा कमेटी का गठन किया करना और इसे लागू करवाना प्रशासकों का काम है। क्या? लोढ़ा कमेटी का गठन करना और उसे लागू करवाना किसका काम होता है? प्रशासक का काम है। लेकिन कोर्ट ने इसमें सीधा-सीधा दखल दिया। फिर 2G लाइसेंस रद्द करना। 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस था, उसको रद्द करने की बात करें 2012 की। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए। कितने? 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए, जिसका देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये हमारा एक नीतिगत फैसला था जिसे सरकार को लेना था, लेकिन ये फैसला किसने लिया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसी तरह विदेशी सरकारें भी इससे डर गई कि हम यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ही हमारे संसद का कार्य कर रहा है। तो पटाखों पर प्रतिबंध और हाईवे पर शराबबंदी की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या? दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों पर बैन लगाना या फिर नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके बंद करवाना, ये विशुद्ध रूप से हमारे राज्य सरकार के प्रशासनिक निर्णय होने चाहिए, जो हमारे किसने लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 मतलब पूर्ण न्याय की शक्ति का प्रयोग करते हुए ये निर्णय खुद लिए। इस तरह देखें तो न्यायिक सक्रियता जहां एक और लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज बनी है, तो दूसरी ओर शक्ति संतुलन को बिगाड़ने के लिए काम कर रही है, मतलब शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा भी पैदा कर रही है। अब हम देखेंगे न्यायिक सक्रियता के फायदे। दोनों चीज तो हमने देख ली, सकारात्मक और नकारात्मक न्यायिक सक्रियता के बारे में देख लिया। अब देखेंगे न्यायिक सक्रियता के क्या फायदे हैं। तो न्यायिक सक्रियता ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और आम जनता के करीब लाने का काम किया है, जिसे हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे?
पहला बिंदु आता है हमारे सामाजिक सुधार और मौलिक अधिकारों का विस्तार। तो सामाजिक सुधार और मौलिक अधिकारों के विस्तार की बात करें तो जनहित याचिका मतलब पीआईएल ने न्याय के दरवाजे गरीबों और अशिक्षितों के लिए खोल दिए। पीआईएल ने क्या किया कि जनहित याचिका ने न्याय के दरवाजों को गरीबों और अशिक्षितों के लिए खोल दिए हैं। न्यायपालिका ने समाज को आधुनिक बनाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। न्यायपालिका ने क्या है समाज को आधुनिक बनाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे निजता को मौलिक अधिकार बना देना, धारा 377 मतलब समलैंगिकता को अपराध मुक्त करना और 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित करना। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे साहसिक निर्णय लिए हैं किसने, हमारे न्यायपालिका ने। फिर सत्ता की निरंकुशता पर अंकुश की बात करें तो जब हमारे विधायिका मतलब संसद भारी बहुमत के अहंकार में मनमाने कानून बनाने लगती है या फिर कार्यपालिका मतलब सरकार अपना काम नहीं करती, तब न्यायपालिका बुनियादी ढांचे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का उपयोग करके उन्हें रोकने का काम करती है। और इससे संविधान में शून्यता नहीं आती, क्या आता, वैक्यूम नहीं आता है। फिर पारदर्शिता पर्यावरण की रक्षा की बात करें तो चुनाव में प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करवाना न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है। चुनाव में जो प्रत्याशी है चुनाव लड़ते हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति की जो जानकारी है वो सार्वजनिक करवाना न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है, आप इसे याद रखेंगे। साथ ही हमारे बेतहाशा जो औद्योगिकरण है उससे पर्यावरण को बचाने के लिए न्यायालय ने कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए हमारे क्या कोर्ट ने या न्यायालय ने कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब हम देखेंगे न्यायिक सक्रियता की कुछ कमियों के बारे में। ये तो हमने अच्छाइयाँ देखी, अब कमियां भी देख लेते हैं। हालांकि हमारी न्यायपालिका अपनी सीमाएं लांघने लगती है। क्या न्यायपालिका, जब हमारी न्यायपालिका अपनी सीमाएं लांघने लगती है तो इसे हम न्यायिक अतिरेक मतलब जुडिशियल ओवररीच कहेंगे। और इस जुडिशियल ओवररीच के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करना, सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन करना। लोकतंत्र में कानून बनाने का काम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का होता है, न कि जजों का। न्यायिक हस्तक्षेप से क्या होता है, ये संवैधानिक शक्ति संतुलन बिगड़ता है और जनता के मत का महत्व कम होता है, वोट का महत्व कम होता है। फिर आर्थिक और प्रशासनिक बाधाओं की बात करें तो कई बार क्या होता है न्यायपालिका पर्यावरण और तकनीकी आधारों पर, क्या न्यायपालिका क्या पर्यावरण और तकनीकी आधार पर बड़ी ढांचागत और आर्थिक परियोजनाएं जैसे हाईवे, बांध और माइनिंग इन पर अचानक रोक लगा देती है। कौन लगा देती है, न्यायपालिका इन पर रोक लगा देती है, जिससे विकास धीमा हो जाता है और विदेशी निवेश भी प्रभावित होता है और बैंकों का फंसा हुआ कर्ज बढ़ जाता है, एनपीए बढ़ जाता है बैंकों का। तो आर्थिक और प्रशासनिक बाधाएं पैदा कर दी थी कई बार सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय। तो न्यायालयों पर बढ़ता बोझ की बात करें तो सस्ती लोकप्रियता मतलब चीप पब्लिसिटी और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए दायर की गई फर्जी पीआईएल या जनहित याचिकाओं के कारण अदालतों का कीमती समय बर्बाद होता है, जिससे वास्तविक मुकदमों की सुनवाई में दशकों लग जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो न्यायिक सक्रियता है, इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है कौन, अनुच्छेद 142, जैसे कहते हैं पूर्ण न्याय का सिद्धांत। तो ये हमारे ऐसे ये ऐसी शक्ति मिली हुई किसको, हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है, उसकी बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को एक अद्वितीय और सीमित शक्ति प्रदान करता है। और ये न्यायालय के तर्कश का सबसे शक्तिशाली तीर है। न्यायालय के तर्कश का सबसे शक्तिशाली तीर क्या है, अनुच्छेद 142। इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमारा सिद्धांत बताया गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसा मामला आता है या यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसा मामला आता है जहाँ मौजूदा कानूनों के तहत न्याय नहीं मिल पा रहा है या फिर कानून चुप है, मौन है, तो न्यायालय का पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसा आदेश या फिर डिक्री पारित कर सकता है और इस आदेश को पूरे भारत में लागू माना जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डिक्री या आदेश पारित करता है तो इस आदेश को पूरे भारत में लागू माना जाएगा। यह अनुच्छेद न्यायालय को कानूनी तकनीकी जो कमियां हैं, जो टेक्निकलिटीज है ऑफ लॉ, इनसे ऊपर उठकर विशुद्ध न्याय मतलब प्योर इक्विटी के आधार पर फैसले करने की छूट देता है। कौन सा, अनुच्छेद 142। बात करें इसके कौन कौन से उदाहरण है, अनुच्छेद 142 को कहाँ कहाँ लागू किया गया है इसकी बात करें। जैसे अयोध्या राम जन्मभूमि के विवाद की बात करें तो विवादित जमीन का फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने देखा कि मुस्लिम पक्ष का भी दावा, क्या मुस्लिम पक्ष का भी दावा था, इसलिए पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण करने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया था। भोपाल गैस त्रासदी की बात करें जिसमें हमारी यूनियन कार्बाइड गैस थी 1989 में, तो पीड़ितों को तुरंत और उचित मुआवजा दिलाने के लिए न्यायालय ने संसद के द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों से ऊपर उठ के अपनी शक्ति का प्रयोग मतलब 142 का उपयोग किया था। फिर राजमार्गों पर शराबबंदी की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका के कानूनों का इंतजार किए बिना इसी शक्ति का उपयोग करके नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। तो इस तरह हमने इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे क्या, हमारी न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके बारे में काफी डिटेल से जानकारी ली। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े
वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।